संघ सरकार राष्ट्रपति, यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि प्रेसिडेंट पद के लिए क्या योग्यताएं होती है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी शक्तियां क्या होती है, उसकी वास्तविक शक्ति क्या होती है। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए उसका लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था जो होती है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है, शासकीय शक्ति, वह केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार के बीच में बटी होती है। ठीक है, या क्षेत्रीय कह लीजिए या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का बटा होना संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, उसका इस्तेमाल संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। क्लियर? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति, और इसका कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिका के संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट के जैसी होती है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जो योग्यताएं निश्चित की गई है वे इस प्रकार हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पहले वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि यानी इलेक्शन का जो डेट है से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा, खाली समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए अगर व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है।
ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, इसके चुनाव के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति इस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों की विधानसभाओं और अब संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन बल्कि संपूर्ण भारतीय संघ, पूरे भारत के संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को शामिल कर इस बात का कोशिश किया गया है, प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रपति पद का रूप प्राप्त हो सके। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र इस प्रकार है। न्यूनतम कोटा इक्वल्स दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था यानी न्यूनतम कोटा व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पहली पसंद या प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना के यानी उसके वोट्स के कैलकुलेशन से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त ना हो तो फिर क्रमशः दूसरी यानी एक के बाद दूसरा फिर तीसरा पसंद के मतों की गणना की जाती है। जन प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य निर्धारण, मतों की संख्या जो है इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है उस निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का सदस्य केवल कुछ हजार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या जिन सिद्धांतों के आधार पर निश्चित की जाती है वे इस प्रकार है। पहला, भारतीय संघ के कुछ राज्यों, विशाल राज्यों
कि विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्यों, छोटे राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हुआ? मतलब कि अलग अलग राज्य में जनसंख्या भी भिन्न भिन्न होती है, तो इसीलिए सभी मतदाता जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उनका जो वेटेज होता है वो कितनी जनसंख्या, कितने निर्वाचक या कितने नागरिकों के प्रतिनिधि है उसके आधार पर होता है। दूसरा सिद्धांत यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हो उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के सूत्र फॉर्मूले जो है इस प्रकार है। पहला, किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या मूल्य इक्वल्स राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। दूसरा फॉर्मूला है संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बराबर होती है। मतों की गणना के संबंध में उपयुक्त सूत्रों और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह उचित है कि इन दोनों पक्षों को जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते तब जाकर द्वितीय वरीयता सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अगर 1969 में भारतीय राष्ट्रपति का जो 5वां चुनाव हुआ केवल उसमें ही द्वितीय वरीयता के मतों की गणना भी आवश्यक हो गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव की समस्त प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण ही अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो टेबल दिया है ये राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम है 1969 का। प्रथम मतगणना जो हुआ इसमें देखो कुल मतदान है 1910, ठीक है। प्रथम मतगणना में 1910 हुआ। मतपत्रों का मूल्य था 4,71,515। श्री रेड्डी के लिए था कुल मतदान 1,503। मतपत्रों का मूल्य 3,13,418। श्री देशमुख के लिए 509 कुल मतपत्र थे और मतपत्रों का मूल्य 1,12,759। अन्य कुल मतपत्र थे 45 और मतपत्रों का मूल्य था 8,487। श्री ग्रीन प्रथम मतगणना थी अभी तक। अब जो द्वितीय मतगणना हुई श्री देशमुख के मतों का हस्तांतरण, ठीक है। ये उसमें कुल गिरी के लिए था कुल मत 103। मतपत्रों का मूल्य 18,291। श्री रेड्डी के लिए 391 कुल मतपत्र जिसमें मतपत्रों का मूल्य 91,449। राष्ट्रपति चुनाव जुलाई 2017 के परिणाम 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन परिणाम घोषित किए गए। श्री रामनाथ कोविंद को 7,02,044 तथा श्रीमती मीरा कुमार को 3,67,314 मत प्राप्त हुए
कोविंद को निर्वाचक मंडल के 65.65 तथा मीरा को 34.35% मत मिले। कोविंद भाजपा समर्थित एनडीए उम्मीदवार थे और मीरा कुमार कांग्रेस समर्थित यूपीए की तरफ से प्रत्याशी थी। कोविंद को जनता दल यू, अन्ना डीएमके, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति आदि क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव संभव। 1974 में जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होना था, गुजरात विधानसभा भंग की जा चुकी थी। अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या गुजरात विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 1974 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी यह चुनाव हो सकते हैं। उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निश्चित की गई है। व्यवहार के अंतर्गत यानी प्रैक्टिकली अब तक राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए उनमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी पंक्ति, एक लंबी लाइन और कठिनाइयों का अनुभव किया गया तथा यह भी देखने में आया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को मखौल के रूप में इस महान पद का उम्मीदवार बना लिया जाता है। गैर गंभीर प्रत्याशियों को इन सर्वोच्च पदों से अलग रखने का प्रयत्न कोशिश 1974 में किया गया था, लेकिन जब उससे सफलता नहीं मिली तो इन गैर गंभीर प्रत्याशियों को सर्वोच्च पदों के चुनाव से अलग रखने के इरादे से 5 जून 1997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसे बाद में संसद ने अधिनियम का रूप दे दिया। इस अधिनियम के आधार पर अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की धनराशि 15,000 रुपये निश्चित की गई है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि डायरेक्ट इलेक्शन से, प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप में भारत राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही अपनाई गई, क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्यक्षता निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाएगी। संथानम के शब्दों में यह महसूस किया गया है कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम यानी मेहनत होगा। यह भी महसूस किया गया है कि भारत में 18 करोड़ मतदाताओं, संविधान निर्माण के समय मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 18 करोड़ मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में बड़ी बाधाएं उपस्थित होंगी। यह भी महसूस किया गया था कि भारत में 18 करोड़ संविधान के निर्माण के समय मतदाताओं की संख्या 18 करोड़ थी, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में बड़ी बाधाएं उपस्थित होंगी। संविधान सभा में यह आशंका भी प्रकट की गई
और ऐसी आशंका करना उचित ही था। शायद प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे और उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। संविधान सभा के सामने यह विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, लेकिन इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बना रहेगा तथा वह न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा और न राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार का बल्कि संपूर्ण भारत राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह विधि जो संविधान में दी गई है अपनाई गई। निर्वाचन पद्धति की आलोचना। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उसकी आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म। आलोचकों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत शब्दावली का जो उल्लेख किया गया है वह नितांत गलत है। इन शब्दावलियों का प्रयोग तो वहीं उचित होगा जहां कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाना हो, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा इस संबंध में लिखते हैं कि इस पद्धति में और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य ही प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होना है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। इस पद्धति को विकल्पात्मक मत अल्टरनेट वोट या वरीयतात्मक मत प्रेफरेंशियल वोट की संज्ञा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं, बल्कि यह निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा यह भी लिखते हैं कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 है या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्र पर मत नहीं देते, उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता दूसरे या आगे विकल्प मतपत्र पर मत नहीं देते, तो यह पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति के रूप में नहीं। इस पद्धति का एक संभव दोष यह है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों का अपने विकल्प चिन्हित नहीं करते, अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होगा? यह दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया है। लेकिन इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया है और इसका अपना महत्व है। पहला, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत, जैसे कि साधारण बहुमत की इस पद्धति में होता है। दूसरे, इनमें संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत ना हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन, इमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड पेंशन। अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां, इमोलमेंट्स और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन माने सालाना जो पेंशन होता है वो प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की भी सुविधा उपलब्ध होती है। फरवरी 2000 में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज, राष्ट्रपति को कुछ इम्यूनिटीज भी प्रदान की गई है। अपने पोस्ट के अधिकारी तथा अपने पद के अधिकारी तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो राष्ट्रपति को कुछ इम्यूनिटीज दी गई है, जैसे कि अपने पद के जो अधिकार है, अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट ही जारी किया जा सकता है और ना उसे कैद ही किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा, क्लेम हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए, यानी इस 5 साल के अंदर ही खाली हो जाए, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव फिर से 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी यह संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। ठीक है। महाभियोग, इम्पीचमेंट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लगाने का अधिकार भारत के संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। इम्पीचमेंट या अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, यानी उनका सिग्नेचर होना जरूरी है, आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो उसके बाद वह भारत के संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की स्थिति से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। इस संबंध में यह बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता है। मृत्यु, त्यागपत्र या महाअभियोग की इम्पीचमेंट की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त खाली होने पर जितना जल्दी संभव हो 6 माह के अंदर यथासंभव 6 माह के अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्ष की होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो, तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत वह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त यानी पद पोस्ट जो है खाली होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या हैं? भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा संकटकालीन शक्तियां। चलिए जानते हैं राष्ट्रपति को जो सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां मिली है इसमें क्या है। सामान्यकालीन शक्तियां। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है उनका अध्ययन इस प्रकार 4 शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है। संघ के सभी अधिकारी उसके अधीन हैं। इसकी इन शक्तियों में अनेक बातें आती है। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सभी मामलों के बारे में सूचना दे, इंफॉर्मेशन दे, जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री उसके सलाह से, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त इन उच्च अधिकारियों के अलावा राष्ट्रपति को कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो अथवा जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए और लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर आए हैं। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह के चयन तथा दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की कुछ भूमिका अवश्य रही है।
11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही। भारत की दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की स्थिति पूर्णतया समाप्त हो गई है तथा संघीय स्तर पर भी राजनीतिक उथल-पुथल का चक्र चलता रहता है। अतः भविष्य की राजनीति में ऐसे अवसर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं जबकि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करे। ऐसी प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है कि एक निश्चित अवधि, यह अवधि 1 सप्ताह से 1 माह हो सकती है, में लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त करे। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम आदि। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों, आपसी विवाद जो होते हैं उनके एक दूसरे से, उसके निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का तो उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहां तक विदेशों से संधियां और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के ही हाथ में रहती है और इन संधियों एवं समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन, रैटिफिकेशन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए यह निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियाँ केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जा सकता है। विधायिनी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की तरह ही शासन की नीति का वर्णन किया जा सकता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अलावा राष्ट्रपति उनकी बैठक में भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक, कानून जो होते हैं वो राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, संसद द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के स्वीकार करने के बाद ही यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार कर ले तभी वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि यह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, जो साधारणतया संभव नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पारित या पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होगा। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडल के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है, जो इस प्रकार है। यदि कोई राज्य निम्न विषयों पर अधिनियम बनाता है, यानी इन विषयों पर अधिनियम बनाता है, तो वे अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम, वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है, तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने के विधेयक। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि राज्य के विशेष प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अबाध है। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। प्रोफेसर A.B. लाल के शब्दों में, लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में राज्य अध्यक्ष को इतनी अधिक विधायिनी शक्तियां प्राप्त नहीं है। वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को फाइनेंशियल पावर कैसे प्राप्त, चलिए जानते हैं। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग
लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड पर भी उसका नियंत्रण यानी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आय कर इनकम टैक्स की राशि को केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी वही करता है। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। जिन प्रकार से सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उपयुक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है वे इस प्रकार है। उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सब बातों में जहां मृत्यु दंड दे दिया गया हो, किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगी जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, लेकिन राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों से संबंधित अपराधों पर क्षमादान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उक्त मामलों पर से राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग न मान लिया हो। राष्ट्रपति अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही करता है। ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने से पहले या बाद में जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा एमनेस्टी प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामलों में क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का यह अधिकार इस आधार पर प्रदान किया गया है कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विद मर्सी। संविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न ग्रस्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकता है और पूछ सकता है कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर है। राष्ट्रपति ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय से 9 बार परामर्श प्राप्त किया है। 10वीं बार अयोध्या विवाद के प्रसंग में परामर्श मांगा गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर परामर्श देने से इनकार कर दिया। राज्यों से संबंधित अधिकार राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका बल्कि समस्त भारतीय संघ का प्रधान है और राष्ट्रपति को भारतीय संघ के 28 राज्यों और 9 संघीय क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण अधिकार इस प्रकार प्राप्त है। पहला, राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख ले। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। तीसरा,
राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हो। इन सब के अलावा राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपालों की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल जो होते हैं, राज्यों के कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं राज्यपाल, वो राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी रहकर ही अपने पदों पर कार्य करते हैं। संकटकालीन शक्ति अथवा अधिकार, इमरजेंसी पावर्स क्या क्या मिले हुए राष्ट्रपति को। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को यह संकटकालीन शक्तियां, या दूसरे शब्दों में संविधान के संकटकालीन प्रावधान अभी हाल के ही वर्षों में बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन के विषय रहे हैं। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, लेकिन आपातकाल में संकटकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अलावा 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के संकटकालीन प्रावधानों में ऐसे परिवर्तन के लिए वचनबद्ध थी जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। 1975 से 1976 में इन संकटकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को दृष्टि में रखते हुए 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई है और इस संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। अनुच्छेद 352। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता रख सकता था। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था इस प्रकार है। पहला, इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक पृथक यानी अलग अलग संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप में बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है। इस घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए 6 स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि संकट काल के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे।
राष्ट्रपति इस संकट काल के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच आय के वितरण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी परिवर्तन यानी चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत पर चीन और 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण होने की स्थिति में तथा तीसरी बार 1975 में। प्रथम संकटकालीन घोषणा 10 जनवरी 1975 को समाप्त की गई। दूसरी और तीसरी संकटकालीन घोषणा 1977 में समाप्त की गई। इस प्रकार वर्तमान समय में कोई संकट काल लागू नहीं है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था, ठीक है, संकटकालीन अवस्था किस कारण से उत्पन्न होने से? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल यानी असफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था। संविधान के द्वारा संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह देखे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पहले पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस अवस्था में यह परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय यानी खर्च का आदेश दे सकता है और उसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर अब तक 130 से अधिक उदाहरणों में अनुच्छेद 356 के अधीन संकट काल घोषित किया जा चुका है। पिछले वर्षों में पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। वर्ष 2016 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित करते हुए पुरानी सरकारों को बहाल करने का निर्णय दिया। राज्यपालों और केंद्रीय सरकार की भूमिका पर गहरा रोष प्रकट किया। वर्तमान में 19 दिसंबर 2018 से जम्मू कश्मीर राज्य पूर्व में 6 माह के लिए गवर्नर शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम सरकार के संकट की घोषणा के लिए है। इस संकट यानी वित्तीय संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में, जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। संघ की कार्यकारिणी
राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच धन संबंधी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन चेंज कर सकता है। देश में वित्तीय संकट लागू करने का अवसर अब तक नहीं आया है। संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। भारतीय संविधान की यह संकटकालीन व्यवस्था संविधान निर्माण के समय और उसके बाद कटु आलोचना का विषय रही है। जिस दिन संविधान सभा में यह व्यवस्था स्वीकार हुई, उस दिन हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में कहा था, यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। इस संकटकालीन व्यवस्था की प्रमुख रूप से जिन आधारों पर आलोचना की जाती है वे इस प्रकार है। संकटकालीन व्यवस्था की आलोचना। राष्ट्रपति अधिनायक बन जाता है। आलोचकों के अनुसार संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही अपने इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। आलोचकों के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा 1 माह के लिए लागू की जा सकती है। 1 माह की इस अवधि में वह मंत्रिमंडल को पदच्युत तथा लोकसभा को भंग कर लगभग 5 या 7 माह तो मनमाना शासन कर ही सकता है। महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति इस अवधि में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अधिनायक बनने का प्रयत्न कर सकता है, कोशिश कर सकता है। संघात्मक रूप का अंत। संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान के ये संकटकालीन उपबंध संघात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त ही हो जाती है और युद्धकालीन अथवा वित्तीय संकट में राज्य सरकारों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों का रूप एक ऐसे एजेंट के समान हो जाता है जिसका कार्य संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो। राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन संभव है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा की जो व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में प्रारंभ से ही भय प्रकट किया गया है कि केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। अब तक इस प्रकार की शक्ति का जिस रूप में प्रयोग किया गया, उससे भी इस प्रकार के भय की पुष्टि होती है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है और हृदयनाथ कुंजरू के शब्दों में संकट काल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती है। मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संकटकालीन व्यवस्था से संकटकालीन उपबंधों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि ये उपबंध संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि किन्हीं भी देशों के संविधान द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने की इतनी व्यापक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है जितनी कि भारतीय संविधान द्वारा। संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने संकट काल के अंतर्गत मूल अधिकारों को समाप्त करने की इस व्यवस्था को प्रजातंत्र के लिए घातक बताया था। कामत और सिब्बन लाल सक्सेना के द्वारा उसे भारतीय संविधान पर एक धब्बा कहा गया है। संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संकटकालीन उपबंधों की जो उपयुक्त आलोचना की गई उनमें सत्य का अंश है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये आलोचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और इन शक्तियों के पक्ष में व्यवहारिक तर्क दिए जा सकते हैं। संकटकालीन शक्ति के पक्ष में तर्क। पहला, संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों के लिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के उपबंध सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं बल्कि केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है और यह बात निर्विवाद है कि संकट काल में व्यक्ति की पूर्ण राजभक्ति की अधिकारिणी केंद्रीय सरकार ही हो सकती है, राज्य सरकारें नहीं। संकटकालीन उपबंध संघात्मक व्यवस्था को समाप्त नहीं करते बल्कि केवल सीमित करते हैं और संकट काल समाप्त हो जाने पर
संघात्मक व्यवस्था पुनः अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेती है। राष्ट्रपति या अन्य कोई पदाधिकारी तानाशाह नहीं बन सकता। इस आधार पर संकटकालीन उपबंधों की आलोचना करना कि इनके आधार पर राष्ट्रपति अधिनायक बन जाएगा, बाल की खाल निकालना ही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कोई भी राष्ट्रपति अधिनायक बनने की बात सोचेगा ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। न ही कोई प्रधानमंत्री या कैबिनेट इन उपबंधों के आधार पर अधिनायक बनने में सफल हो सकती है, क्योंकि जैसा टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा था, अगर कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो संसद उसे सबक दे सकती है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल संविधान की व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के तानाशाह बनने की आशंका और भी निराधार हो गई है। संकट काल में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण। जहां तक संकटकालीन घोषणा के अंतर्गत मूल अधिकारों के स्थगन का प्रश्न है, इस संबंध में संविधान निर्माताओं के सामने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राज्य की सुरक्षा तथा राज्य के अंतर्गत व्यवस्था के बीच उचित संबंध स्थापित करने की समस्या थी, और व्यक्ति की दृष्टि से संकट काल में मूल अधिकारों का स्थगन चाहे कितना ही अनुचित क्यों न हो, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से संकट काल में मूल अधिकारों का स्थगन कुछ सीमा तक आवश्यक ही है। सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी भयावह। जहाँ तक युद्ध के कारण उत्पन्न आपात और अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आपात में भेद न करने का प्रश्न है, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी उतनी ही भयानक हो सकती है जितनी कि युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति। संविधान में दिए गए इन संकटकालीन उपबंधों का अरुचिकर प्रतीत होना नितांत स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही यह स्वीकार करना होगा कि संकट काल के संबंध में की गई यह व्यवस्था नवजात राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि संविधान के अंतर्गत की गई संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन प्रबंधों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न ही अंततः असफल हो जाएंगे। यह तथ्य है कि 1975 में लागू किए गए 19 माह के आपातकाल में आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। इस स्थिति को देखकर आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः 44वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि भविष्य में शासक वर्ग के द्वारा निजी स्वार्थों की रक्षा के लिए आपातकाल लागू नहीं किया जा सके, और आवश्यक होने पर जब आपातकाल लागू किया जाए तब भी शासक वर्ग द्वारा शक्तियों का मनमाना प्रयोग न किया जा सके। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक अत्यधिक विवादग्रस्त प्रश्न है। इस संबंध में प्रमुख रूप में दो धारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला, स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा, और दूसरा, संवैधानिक प्रधान की धारणा। स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा। इस धारणा के प्रतिपादक विचारकों का कथन है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में वह स्वयं अपने विवेक के आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53(1) उपबंधित करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के द्वारा करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 74(1) उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इन अनुच्छेदों के आधार पर प्रथम श्रेणी के विचारकों का कथन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। डॉक्टर BM शर्मा कहते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। इस प्रकार DN बनर्जी का कथन है
DN बनर्जी का कथन है कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74(1) के उपबंध मानने पर बाध्य किया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति हर स्थिति में अपने मंत्रियों की मंत्रणा मानने पर बाध्य है? मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ग्लेडहिल ने कहा है कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए ही तानाशाह बन बैठे। प्रारूप समिति के वैधानिक सलाहकार BN राव लिखते हैं कि संविधान राष्ट्रपति का ऐसा कोई वैधानिक उत्तरदायित्व निश्चित नहीं करता है कि वह मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करेगा। क्या वह और किस सीमा तक ऐसा करने के लिए बाध्य होगा, परंपरा का विषय है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यही मत था। उन्होंने कहा था, अनुच्छेद 74(1) यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति को मंत्रियों की मंत्रणा माननी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 28 नवंबर 1960 को भारतीय विधि संस्थान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में भाषण के दौरान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि संविधान में कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो। उन्होंने प्रश्न किया कि ब्रिटिश और भारतीय संविधान में अंतरों को दृष्टि में रखते हुए क्या भारतीय राष्ट्रपति की ब्रिटेन के सम्राट के साथ समानता करना उचित है। उन्होंने इस आवश्यकता पर बल दिया कि वैज्ञानिक पद्धति से इस संदर्भ में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए जिससे राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों की सीमाओं का आभास हो सके। इसी प्रकार KM मुंशी अपनी रचना पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक निश्चित और सकारात्मक भूमिका प्राप्त है। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ उच्च मंत्रिमंडलीय सुपर मिनिस्ट्रियल है और उनके संबंध में मंत्रिमंडल कोई परामर्श नहीं दे सकता है। JR सिचाव ने अपने शोध ग्रंथ में ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी ही नहीं है जो ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट की है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करते हुए भी अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि वह अपनी शपथ के प्रति निष्ठा रखता है। भारत के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन करते समय हमें भारतीय संविधान के कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। वे तथ्य इस प्रकार हैं। संविधान के लिखित प्रावधान, इस पद की निर्वाचित प्रकृति, भारत की संघात्मक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता। इन तथ्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती और इनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी ही नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में सम्राट की है और कुछ परिस्थितियों में संविधान के संघात्मक लक्षण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक यानी अपने विवेक के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। 1967 ईस्वी में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुब्बा राव और उनके समर्थकों के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा गया था कि राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रधान नहीं है और उस पर संविधान की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने का विशेष भार है। इस पक्ष के प्रतिपादकों का कथन है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान ही बनाना था, तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियाँ क्यों दी गई जो अध्यक्षात्मक प्रणाली के राष्ट्रपति को दी जाती है। उदाहरण के लिए वह किसी साधारण विधेयक को जो उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है दोबारा विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है या किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को फिर से विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है। जहां तक राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश सम्राट के पद से संबंधित परंपराओं के पालन का संबंध है, यह जरूरी नहीं है कि भारत में परंपराओं का विकास उसी दिशा में हो जिस दिशा में वह इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि परंपराओं का विकास उस देश की परिस्थितियों, संयोग, मानवीय तत्वों और अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट और भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति में आधारभूत अंतर है। ब्रिटिश सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति चाहे परोक्ष रूप से ही सही निर्वाचित होता है। ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है चाहे इनडायरेक्टली ही, लेकिन वो निर्वाचित होता है और ब्रिटिश सम्राट जो है वो उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद
पाता है। अतः इस श्रेणी के विचारकों का कथन है कि भारत के राष्ट्रपति सभी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। संवैधानिक प्रधान की धारणा। दूसरी ओर ऐसे अनेक लेखक और विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट शब्दों में मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं करता, लेकिन फिर भी संविधान में प्रयुक्त वाक्यांशों से यह स्पष्ट होता है कि उसे ऐसा करना ही होगा। पालंदे के अनुसार यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार करना है। इन शब्दों के प्रयोग का अर्थ यही है कि वह संवैधानिक शासक मात्र रहेगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में कहा है, राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासक नहीं। वह साधारणतया मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न उसके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न ही उसके परामर्श के बिना ही। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने भी संविधान सभा में लगभग इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कहा था, हम सरकार के इस मंत्रिमंडलीय विशेषता पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, बल्कि हमने उनके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो। फिर भी यह आशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह को मानता है, वैसी ही प्रथा इस देश में अपना ली जाएगी और राष्ट्रपति सब कामों में केवल नाम मात्र का शासक रहेगा। वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा जिस संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान हो ही नहीं सकता। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। व्यवस्थापिका के प्रति कैबिनेट उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति नहीं। अतः स्वाभाविक रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट द्वारा ही किया जा सकता है और राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने 7 जुलाई 1959 को दोहराया था कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को इंग्लैंड के सम्राट या साम्राज्ञी जैसी स्थिति प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो मंत्रिमंडल और संसद के उत्तरदायित्व के प्रश्न को हानि पहुंचेगी। इस संबंध में एक अन्य तथ्य यह है कि यदि राष्ट्रपति जानबूझकर मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करता है तो वे त्यागपत्र दे देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। यदि मंत्रिमंडल के दल का संसद में बहुमत है और यदि उनकी नीतियों को सार्वजनिक समर्थन प्राप्त है तो राष्ट्रपति के लिए त्यागपत्र देने वाले मंत्रिमंडल के स्थान पर दूसरे मंत्रिमंडल का निर्माण करना कठिन होगा। वैसे तो राष्ट्र के सर्वोच्च पद को धारण करने वाले व्यक्ति से इस बात की आशा की जा सकती है कि उसके द्वारा विवेकपूर्ण आचरण किया जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति दुराग्रही और अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है तो फिर उसके विरुद्ध महाअभियोग लगाया जा सकता है। दिसंबर 1970 में संसदीय अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ ने लोकसभा भंग करने के संवैधानिक प्रश्न पर सेमिनार आयोजित किया था, जिसमें अनेक विधान शास्त्रियों, न्यायविदों और राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया गया। इस सेमिनार में भाग लेने वाले लगभग सभी वक्ताओं डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू, न्यायमूर्ति दास, जॉर्ज वर्गीज, BKP सिन्हा, ताकेश्वरी सिन्हा, अजित प्रसाद जैन व डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता और परामर्श स्वीकार करने के लिए बाध्य है। UNR राव की रिट याचिका पर निर्णय देते हुए मुख्य न्यायाधीश सिकरी ने भी 17 मार्च 1971 को कहा था कि संविधान का 74वां अनुच्छेद आदेशात्मक मैंडेटरी है और राष्ट्रपति कैबिनेट की सहायता तथा परामर्श के बिना कार्य नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के कार्य कारण
कि कार्यकरण की उचित विवेचना है, लेकिन 12वीं, 13वीं, 14वीं तथा 15वीं लोकसभा के चुनाव ने जिस राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया है उसके आगे भी बने रहने की संभावना है और इस राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में इस बात पर सभी विधिवेत्ता एफ.एस. नरीमैन, सोली सोराबजी और के वेणुगोपाल आदि लगभग सभी सहमत है कि दो बातों के संबंध में राष्ट्रपति निश्चित रूप से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ये दो बातें हैं, पहला प्रधानमंत्री का चयन और दूसरा लोकसभा को भंग करना। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सामान्यतया राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है और अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही उनके द्वारा किन्हीं मामलों में अपने विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति वेंकटरमण ने एक अवसर पर टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति का पद आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की भांति है। संकट की स्थिति में इसकी भूमिका स्वतः प्रारंभ हो जाती है और संकट समाप्त हो जाने पर इसकी भूमिका स्वतः समाप्त हो जाती है। इस संबंध में एच.एम. जैन लिखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रश्न कानून नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रश्न है तथा इसका उत्तर कानूनी अथवा संविधान के प्रश्नों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना व्यावहारिक राजनीति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं। पहला, संसद में विविध पक्षों की स्थिति तथा उनका नेतृत्व। दूसरा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य परस्पर संबंधों की स्थिति। तीसरा, राष्ट्र की स्थिति। चौथा, जनमत की स्थिति। उदाहरण के लिए यदि देश में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति हो, प्रधानमंत्री एक निर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो और उसे लोकसभा में क्षीण बहुमत प्राप्त हो, तो निसंदेह जनता संरक्षण और निर्देशन के लिए राष्ट्रपति की ओर से उन्मुख हो सकती है। विशेषकर यदि राष्ट्रपति सुदृढ़ चरित्र वाला और प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में द्वितीय श्रेणी का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति पर छाया रहेगा। 44वां संवैधानिक संशोधन और वर्तमान में राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में कहा गया था कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। इसका आशय यह है कि राष्ट्रपति को प्रत्येक स्थिति में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना है। इस प्रकार के आदेशात्मक वाक्य को राष्ट्रपति पद की गौरव गरिमा के लिए अनुचित समझते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के उपयुक्त शब्दों के स्थान पर 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 में जिन शब्दों को अपनाया गया वे इस प्रकार है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनः विचार के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 44वें संवैधानिक संशोधन से ही निर्धारित होती है। व्यवहार में भूमिका। भारतीय संविधान का लगभग 68 वर्ष का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रपति के पद का विकास संवैधानिक प्रधान की दिशा में ही हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद सहित प्रथम 5 राष्ट्रपतियों ने सदैव दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य किया और इस प्रकार राष्ट्रपति एक गौरवपूर्ण तथा निष्पक्ष, डिग्निफाइड एंड डिटैच्ड राज्याध्यक्ष बन गया। यद्यपि कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति पदधारी व्यक्तियों द्वारा, विशेषतया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और श्री गिरी ने शासन को प्रभावपूर्ण परामर्श और चेतावनी देने का कार्य किया, लेकिन ऐसा करते समय उनके द्वारा अपने पद की सीमाओं को सदैव ही दृष्टि में रखा गया। अप्रैल 1977 के अंतिम दिनों में कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती और संघीय मंत्रिपरिषद के बीच 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने संबंधी प्रस्ताव के विषय में अशोभनीय विवाद की स्थिति अवश्य ही उत्पन्न हुई, लेकिन अंत में श्री जत्ती द्वारा अपने पद की संवैधानिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति रेड्डी द्वारा
प्रारंभ से ही शासन को परामर्श तथा चेतावनी देने की उपयोगी तथा प्रभावशाली भूमिका निभाने की चेष्टा की गई। वे इस बात पर भी लगातार जोर देते रहे कि राष्ट्रीय समस्याओं का हल विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति के आधार पर ढूंढा जाना चाहिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार श्री रेड्डी को ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय का अवसर प्राप्त हुआ। जुलाई 1979 में चरण सिंह के प्रधानमंत्री पद पर मनोनयन चरण सिंह द्वारा बहुमत समर्थन प्राप्त करने में असफल रहने पर भी जनता पार्टी के नेता जगजीवन राम को सरकार बनाने का अवसर देने के बजाय चरण सिंह मंत्रिमंडल के परामर्श पर लोकसभा को भंग करने आदि समस्त राजनीतिक घटना चक्र में राष्ट्रपति के आचरण ने कुछ विवादों को जन्म दिया और राष्ट्रपति के महत्वाकांक्षी होने के संकेत मिले। 1985 से 1989 के वर्षों में विशेषतया 1987 के प्रथम 6 महीनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जिस प्रकार के तीखे विवादों की स्थिति देखी गई, वैसी स्थिति ने इसके पूर्व भारतीय राज्य व्यवस्था में कभी भी जन्म नहीं लिया था। इन महीनों में कई प्रश्नों ने जन्म लिया। पहला, क्या राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर ऐसे प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है? दूसरा, क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी नागरिक को भ्रष्टाचार के किन्हीं आरोपों के आधार पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है? कटु विवाद की स्थिति में भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और इन दोनों प्रश्नों पर सामान्य विचार यही बना कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई कदम उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी जी राष्ट्रपति पदधारी के एक अधिकार पर बल देने और उस पर राष्ट्र की सामान्य स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रहे। राष्ट्रपति का वह अधिकार है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। वस्तुतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच इस प्रकार के विवाद न तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की स्वस्थता का परिचय देते हैं और न ही राष्ट्रपति पद के लिए शोभनीय है। आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति अपनी स्थिति और आचरण को विवाद का विषय नहीं बनने देंगे तथा विविध पक्ष राष्ट्रपति के प्रति सम्मान की स्थिति बनाए रखेंगे। नवीं लोकसभा चुनाव नवंबर 1989 के बाद जो स्थिति बनी थी उसने अनेक शंकाओं को जन्म दिया। इसी प्रकार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद नवंबर 1990 और प्रधानमंत्री पद से चंद्रशेखर के त्यागपत्र के बाद मार्च 1991 में अनेक शंकाओं को जन्म मिला, लेकिन ये सभी शंकाएं निराधार रही। वस्तुतः इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने अपनी भूमिका के निर्वाह में गहरी समझ और भारी विवेक बुद्धि का परिचय दिया। 11वें लोकसभा चुनाव ने अनिश्चित राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दिया, लेकिन इस स्थिति में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संविधान के शब्दों, संविधान की भावना और अपने पद की मर्यादा को दृष्टि में रखते हुए अपने दायित्वों को भली भांति निभाया। 11वीं लोकसभा तथा 12वीं लोकसभा चुनावों ने त्रिशंकु लोकसभा तथा अनिश्चित राजनीतिक स्थितियों को जन्म दिया। 13वीं लोकसभा में भी किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अतः गठबंधन सरकार का गठन हुआ। 1996 से 2000 के वर्षों में 3 प्रधानमंत्री और 3 लोकसभा चुनाव देखे गए। इन अनिश्चित राजनीतिक स्थितियों ने राष्ट्रपति को कुछ सीमा तक सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए और यह तथ्य है कि राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने भारतीय गणतंत्र के अन्य किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं राष्ट्रपति के दृष्टिकोण के कारण भी यह स्थिति बनी। इस प्रसंग में स्वयं राष्ट्रपति ने स्वाधीनता दिवस 98 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिए साक्षात्कार में कहा था, मेरे मानस में राष्ट्रपति की छवि एक प्रशासनिक राष्ट्रपति की नहीं बल्कि एक कार्यकारी राष्ट्रपति की है, जिसे संविधान की सीमाओं में कार्य करना है। राष्ट्रपति को प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप करने या घटना चक्र को प्रभावित करने की प्रत्यक्ष शक्ति, डायरेक्ट पावर, बहुत कम अंशों में प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति पद को कार्यपालिका पर, शासन के अन्य अंगों पर तथा संपूर्ण रूप में जनता पर चातुर्यपूर्ण
सूक्ष्म प्रभाव अवश्य ही प्राप्त है। 44वें संवैधानिक संशोधन से प्राप्त स्थिति या शक्ति का भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक 2 बार प्रयोग किया गया है। पहला अक्टूबर 1997 में, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया, और दूसरा सितंबर 1998, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया। तब इन दोनों ही अवसरों पर राष्ट्रपति ने 44वें संवैधानिक संशोधन को आधार बनाकर मंत्रिमंडल को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कहा, और मंत्रिमंडल ने अपने परामर्श पर पुनः विचार करते हुए दोनों ही अवसरों पर उसे वापस ले लिया। इस प्रकार राष्ट्रपति ने असाधारण वस्तुनिष्ठा और परम ईमानदारी का परिचय देकर संविधान के सच्चे संरक्षक की भूमिका का निर्वाह किया। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रबुद्ध वर्ग और लोकमत ने राष्ट्रपति की इस भूमिका की सराहना की। 2002 ईस्वी में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित डॉक्टर अबुल कलाम अपने पद की समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए भारतीय राज व्यवस्था को गतिशीलता, तेजस्विता और आवश्यक आधुनिकता प्रदान करने की चेष्टा में संलग्न रहे। अगस्त 2002 में ही राष्ट्रपति ने चुनाव सुधार अध्यादेश मंत्रिमंडल को लौटाने का जो कार्य किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति स्वर्णिम शून्य गोल्डन जीरो के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पद की मर्यादाओं को सदैव ही दृष्टि में रखा। 25 जुलाई 2007 ईस्वी को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और अपने पूरे कार्यकाल में नितांत गरिमापूर्ण ढंग से उन्होंने अपने समस्त संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। वे इस पद पर आसीन प्रथम महिला थी। इस प्रकार राष्ट्रपति एक गौरवपूर्ण तथा निष्पक्ष, डिग्निफाइड एंड डिटैच्ड राज्य अध्यक्ष बन गया है। जुलाई 2012 में भारतीय राजनीति के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए, और प्रणब मुखर्जी ने एक से अधिक अवसरों पर प्रभावशाली परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभाई। लोकपाल चयन समिति के गठन, स्नूपगेट जासूसी प्रकरण के प्रसंग में जांच आयोग स्थापित करने के प्रसंग में राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के निर्णयों को भविष्य के लिए टालने का परामर्श दिया, और सिंह मंत्रिमंडल ने इन परामर्शों को स्वीकार किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पद निवृत्ति के अवसर पर कहा कि राष्ट्रपति ने एक पिता की भांति उनका मार्गदर्शन किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वह सरकार के सर्वोच्च परामर्शदाता की भूमिका के आधार पर सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का संवैधानिक प्रधान ही है। राष्ट्रपति पद के संबंध में न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है और न ही इस धारणा को अपनाना भारत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के हित में होगा। स्थिति का अन्य पक्ष यह है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद उतना कमजोर नहीं है जितना कि उसे समझा जाता रहा है। उसे भारतीय राज्य व्यवस्था में एक प्रभावशाली और सर्वोच्च परामर्शदाता की स्थिति प्राप्त है। व्यवहार में प्रैक्टिकली राष्ट्रपति पद की स्थिति व्यवहारिक राजनीति के कुछ तत्वों और तथ्यों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख है सरकार का स्वरूप, अर्थात एक दल की सरकार है या मिलीजुली सरकार, शासन की संसद के दोनों सदनों और विशेषतया लोकसभा में स्थिति, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व और राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं राष्ट्रपति का दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच आपसी संबंधों की स्थिति और राष्ट्रपति और राष्ट्रीय जनमत की स्थिति आदि। मिलीजुली और कमजोर सरकारें राष्ट्रपति को सक्रिय भूमिका एक्टिव रोल निभाने के लिए प्रेरित करती रही है। वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का संवैधानिक प्रधान ही है, तथा इस संबंध में न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है और न ही इस धारणा को अपनाना भारत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के हित में ही होगा।